प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। देश के टॉप नेतृत्व ने राष्ट्रपति आवास पर की औपचारिक बैठक। कैबिनेट सचिव ने सीसीएस को मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी दी। क्या कोई बड़ा बिल लाने की तैयारी में मोदी सरकार? संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। राष्ट्रपति भवन में ये मुलाकात हुई है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस हाई लेवल मीटिंग में देश के टॉप नेतृत्व ने राष्ट्रपति आवास पर एक औपचारिक बैठक की। राष्ट्रपति भवन के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर इस मुलाकात की जानकारी और तस्वीरें शेयर की गई। इस पोस्ट में यह लिखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इससे पहले आज पीएम मोदी ने नई दिल्ली में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति यानी सीसीएस की चौथी विशेष बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का मकसद पश्चिम एशिया में बदलते भू राजनीतिक संकट का आकलन करना और अहम क्षेत्रों में तैयारियों की समीक्षा करना था। ये जानकारी दी गई, लेकिन सुबह कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और उसके बाद इस तरीके से प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। जाहिर तौर पर सवाल उठ रहे हैं, कयास लग रहे हैं कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि मॉनसून सत्र चल रहा है। क्या कोई बड़ा बिल लाने की तैयारी में सरकार है, ये भी सवाल है, क्योंकि सब जानते हैं कि जिस तरीके से राज्यसभा में दो महत्वपूर्ण बिल जो हैं वो पारित हो चुके हैं, जिसमें एंटी पेपर लीक बिल है और वंदे मातरम से जुड़ा राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक भी पास हो चुका है। तो ऐसे में क्या इसके बाद जो एफसीआरए को लेकर लगातार खबरें चल रही हैं कि एफसीआरए कानून में संशोधन से जुड़ा जो बिल है वो सरकार लेकर आ सकती है। विदेशी फंडिंग पर यह सबसे बड़ा प्रहार करने की तैयारी में मोदी सरकार है। इसके अलावा डीलिमिटेशन से जुड़ा बिल भी संसद में आ सकता है, ये भी चर्चा लगातार चल रही है। 27 जुलाई से 13 अगस्त तक यानी 17 दिन भारतीय राजनीति के लिए ये महत्वपूर्ण है। या तो डीलिमिटेशन बिल पास होकर सदन की सीटों का नक्शा बदल देगा या फिर मामला आगे खिंचता हुआ दिखाई देगा। दो ही चीजें हो सकती हैं। तो आखिर क्या कुछ होने वाला है, किसको लेकर चर्चा हुई है, ये कहीं ना कहीं कयास लग रहे हैं। हालांकि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे नागरिकों की सुरक्षा के उपायों को तेजी से लागू करने और देश के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए एकीकृत और समन्वित निगरानी व्यवस्था बनाएं। कैबिनेट सचिव ने सीसीएस को मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति के बारे में भी पूरी जानकारी दी। उन्होंने पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एलपीजी की खरीद के स्रोतों में पहले ही विविधता लाई जा चुकी है और मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों का कुल स्टॉक और आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक बनी हुई है। कच्चे तेल की पर्याप्त उपलब्धता के कारण केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों की रिफाइनरियां 100% से ज्यादा क्षमता पर काम कर पा रही हैं, जिससे पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन लगातार जारी है। पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पीएनजी कनेक्शनों की संख्या में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो ये सारी जानकारी सीसीएस की बैठक में दी गई, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जो ये मुलाकात हुई है, इसमें क्या किसी बिल को लेकर कोई महत्वपूर्ण चर्चा हुई है? डीलिमिटेशन उसमें सबसे बड़ा बिल है और इसको लेकर जाहिर तौर पर विपक्ष का विरोध भी देखने को मिलेगा। लेकिन किस तरीके से स्थिति को संभाला जाए, किस
इस तरीके से सारी चीजें हों, क्या इसको लेकर कोई चर्चा हुई है? ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। उधर पीओके को लेकर भी लगातार जो कयास हैं वो चल रहे हैं, तो क्या कुछ बड़े बिल की तैयारी है, क्या कुछ बड़ा फैसला सरकार लेने वाली है? यही सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं इस मुलाकात को लेकर कयास लग रहे हैं। सरकार अगर बात करूं मैं पेट्रोलियम के क्षेत्र में जो लगातार चर्चा चल रही है, तो सरकार नेशनल गैस ग्रिड के विस्तार, एलएनजी इंपोर्ट और रीगैसिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विस्तार और पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्डर 2026 के तहत तय सीमा में पाइपलाइन और लास्ट माइल कनेक्टिविटी की मंजूरी के लिए इंडस्ट्री में एलपीजी की जगह दूसरे विकल्पों को अपनाने में मदद कर रही है। इस सीसीएस की बैठक के दौरान आने वाले रबी सीजन के लिए फर्टिलाइजर की जरूरतों का आकलन किया गया है। फर्टिलाइजर के वैकल्पिक स्रोतों पर भी चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री ने यह कहा है इस सीसीएस की बैठक में कि फर्टिलाइजर की बिना रुकावट सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम जो है वो उठाए जाएं। संघर्ष वाले इलाकों में घरेलू और विदेशी झंडे वाले जहाजों पर काम कर रहे नाविकों की स्थिति पर भी चर्चा हुई है। यानी ये सारी चीजें प्रधानमंत्री की तरफ से इनका उल्लेख सीसीएस की बैठक में किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर यहां पर सबसे बड़ी बात बिल को लेकर है। लेकिन किस तरीके से बिल का विरोध विपक्ष लगातार कर रहा है, चाहे वो पेपर लीक से जुड़ा हो, चाहे वो अन्य जो एफसीआरए को लेकर जो बिल है उससे जुड़ा हो, लगातार इसमें विपक्ष की विरोध जो है देखने को मिल रहा है। लेकिन ये मुलाकात क्यों हुई है, इसके मायने क्या हैं, ये जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी केवल बयानबाजी करते हैं, पेपर लीक के लोगों पर कोई रहम नहीं। यही बात 2024 में जब कानून आया तब भी उन्होंने कहा कि सख्त कानून है, पेपर लीक नहीं होगा। दोबारा पेपर लीक हो गया जब छात्र नौजवानों ने अपना घर परिवार छोड़ करके दिल्ली के जंतर मंतर पर इस बात को एहसास कराया कि अब मोदी जी की विदाई होने जा रही है। तब मोदी जी ने किसी तरीके से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया और खुद सेल्फी मोड पे आ गए। सदन में कोई बात नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो भी बात कर रहे हैं वो सेल्फी मोड में आकर के वो इंस्टा पे बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इस देश के बुजुर्ग हैं, कम से कम इस उम्र में नौजवान बनने की कोशिश न करें, देश को संभालें, देश की शिक्षा व्यवस्था को संभालें और कोशिश करें कि इस देश में दोबारा कभी भी पेपर लीक न हो। देखिए, बिल पास हो गया है, सख्त बिल है, ये अच्छी बात है। लेकिन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बारे में एक बात कही कि बिल तो सख्त 2024 का बिल, कि जब तक सरकार की नीति ठीक है, सरकार ही पेपर लीक कराने वाले लोगों को संरक्षण देती है, उनको पालती पोसती है, उनके फंसने के बाद उनको बचाती है, तो कैसे पेपर लीक आप रोक सकते हैं? कानून सख्त आ गया, ये अच्छी बात है, लेकिन उस कानून को धरातल पर सख्ती से लागू किया। And he says that this bill will implement harder and anyone involved in any paper leak will get rigorous imprisonment. I have all sympathy and empathy for the Prime Minister. That's why I said, for the Prime Minister, his newfound parliament is Instagram. His favorite electronic equipment is Instagram. His most appropriate time is midnight. The parliament is in session. Whatever he wants to speak to the nation, he should come to the parliament and speak. And is it not a fact that when the same bill, I mean the original bill was passed 2 years back, they had said the same thing? I quoted that actually. 2 years back, when Jitendra Singh piloted the bill, he said the same thing. With the passage of this bill, no more exam leak, no more scams, no more corruption. In 2 years' time, after the legislation, the number of scams went up only. Now they are saying another amendment is coming, harsh punishment.
Why are you putting harsh punishment? You expect more leaks to happen. Otherwise, why do you want to have a law? So you expect to have more leaks to happen. See, the biggest issue is that you are not touching the edifice, the structure, which is corrupt, inefficient. The ecosystem of coaching industry, 1.4 lakh crore being spent by the children left and right in this coaching industry. You don't touch this system and you make law, and the premise of making a law is that somebody is going to violate. So the government itself indirectly saying that somebody is going to violate this law. Sir, Parliament cleared tougher anti-paper leak bill amid opposition walkout. According to the bill, individuals involved in paper leak will face imprisonment and fine up to 50 lakh. Opposition has walked out. See, I'll tell you, this is a farce, eyewash. Just because of the Jantar Mandir protests, they were compelled to bring this legislation. Legislation per se is not a panacea for all the problems. It's gross inefficiency. The system has crippled. No sincerity and commitment or dedication. So, what they have to do is that they have to address not the symptom, but the disease. Parliament gives Vande Mataram. फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।